चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8.1। पिछली क्लास में आप लोगों ने पहले 14 क्वेश्चन तक मैंने आप लोगों को करने के लिए दे दिया था। इसके अंदर एक हमारी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 13। वो जो क्वेश्चन नंबर 13 नहीं हुआ था आपसे, उसे जरा ध्यान से देखें कि उसके अंदर बाइनोमियल से एक्सपेंड होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है हमारे पास, जो है 9 की पावर n+1। हम क्या करेंगे, इसके अंदर 9 की पावर n+1 को एक्सपेंड करके चलेंगे। उसने कहा शो करिए कि 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 whenever n is a पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या तरीका है उसका काम करने का, सुनिए ध्यान से, नोट कर लें अपने पास। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 13। बाइनोमियल से एक्सपेंड होने वाले टर्म सिर्फ 9 की पावर n+1 है। हम इसे लेकर चले, इसे लिख दिया 1 + 8 की होल पावर n+1। ये रहा 9 की पावर n+1 इक्वल्स टू, भाई माइक बंद रखें अपना प्लीज आदित्य। 1 + x की पावर n+1 फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला होता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² डैश 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 अप टू कहां तक भाई, ncn और x की पावर n, यही बैठेगा। आपको मैंने बताया था एग्जांपल नंबर 4 के अंदर भी कि आपको सिर्फ शुरू की 2 टर्म एक्सपेंड करनी है, बाकी उससे कॉमन लेना है। तो वही सेम प्रोसेस आपको लगानी है। 9 की पावर n+1 इक्वल्स टू nc0 1 होता है, तो n+1 c0 भी 1 हो गया, nc1 n होता है, तो n का काम कर रहा है n+1 इंटू 8। यहां से आगे जितने भी टर्म है सबके अंदर मिनिमम 8 की पावर 2 सब में मौजूद है। भाई इसमें 8 की पावर 2 है, इससे अगली टर्म में 8 की पावर 3 होगी, फिर 8 की पावर 4 होगी, ऐसे करते करते 8 की पावर n+1 तक जा रहा है। तो कॉमन क्या है, 8 की पावर 2। आपने 8 की पावर 2 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया n+1 c2। ऐसे करते करते n+1 cn+1, 8 की पावर n+1 -2, तो n-1 रह गया। इसके अंदर मल्टीप्लाई करी, 9 की पावर n+1 इक्वल्स टू 1 + 8n+8, 8 की पावर हो गया 64, और इस पूरे को हमने कह दिया k। इस स्टेप पे लिखना चाहो इस स्टेप पे लिख लो, बाद में लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है। हम इसे इधर ले आए, 9 की पावर n+1 माइनस 8n। हाँ भाई 8+1 कितना, उसे भी इधर ले आए, तो माइनस के 9 इक्वल्स टू 64 इंटू, इस ब्रैकेट की जगह लिख दिया k, साथ में कुछ नहीं है तो प्लस क्या कह दिया 0। ये हुआ डिविडेंड, ये हुआ डिवाइजर, क्वोशिएंट आया k, और ये हुआ रिमाइंडर। आपने देखा रिमाइंडर पूरी तरह से 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। मैंने आपसे ये कहा था कि जो भी टर्म बाइनोमियल से खुलने वाली है आप उसे लेकर चलेंगे और उसे 1 + x की फॉर्मेट में लिखकर एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद सिर्फ शुरू की 2 टर्म आपको खोलनी है, और वही 2 टर्म खोलने से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। इसके बाद अगली हेडिंग डालने कॉपी में, एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। हेडिंग डाल लें जनरल टर्म, जनरल टर्म। सुनिए ध्यान से,
सपोज करिए कि आपके पास एक्सपेंशन आ गई a प्लस बी होल पावर n और आपसे कहा जाए कि इसकी जनरल टर्म निकालिए। तो इसकी जनरल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर आर। सपोज करिए कि आपको पांचवी टर्म निकालनी है तो आप r को 4 पुट करेंगे, तभी तो 4 प्लस 1 मिलके क्या बनेगा, तो T5 यानी कि आपको फिफ्थ टर्म मिल जाएगी व्हेन वी पुट r इज इक्वल्स टू कितना 4। भाई आपको a की वैल्यू क्वेश्चन से मिलेगी, b की वैल्यू क्वेश्चन से मिलेगी, n की वैल्यू क्वेश्चन से मिलेगी। जो नहीं मिलेगा क्वेश्चन से वो है r। r आपको खुद सोचना है कि r की वैल्यू क्या होगी। सपोज उसने आपसे कहा 13 टर्म निकालिए किसी भी एक्सपेंशन की, तो 13 टर्म निकालने के लिए r को आपको 12 पुट करना पड़ेगा, तब जाके आपको 12 प्लस 1 13 मिलेगा। वो आपसे कहे भाई 8 टर्म निकालनी है तो आप r को क्या रखे हैं 7 पुट करेंगे। आगे बात समझ। अगर सपोज करिए एक्सपेंशन प्लस में ना होकर माइनस में आ गई a माइनस बी होल पावर n, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा -1 रेज टू की पावर r एन सी आर ए की पावर n माइनस आर और इंटू बी की पावर r। इस फॉर्मूले को कुछ टीचर्स ऐसे भी लिखवाते हैं एन सी आर ए की पावर n माइनस आर इंटू माइनस बी की पावर r। दोनों का एक ही मतलब है, एक ही तरीका है, एक ही कंसेप्ट है, कुछ अलग अलग नहीं है। अगर आप -1 पहले ले रहे हैं तो यहाँ बी जो भी लिखा है वो वैल्यू वहां लिखेंगे, और अगर आप पहले -1 नहीं लिख रहे हैं तो ये वाला माइनस बी के साथ लगा कर लिखेंगे, बस इतना सा फर्क है। जनरल टर्म का फॉर्मूला दो कंडीशंस पे एप्लीकेबल होता है, या तो वो आपसे कहे कि कोई टर्म निकालो, या वो आपसे कहे किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकालो। ठीक है जी, लिख लें अपने पास ये बात। फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म is applicable when we have to find any term, when we have to find any term or coefficient of any term और coefficient of any term। जब हमें कभी भी कोई सी भी टर्म निकालनी हो या किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकालना हो तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पर हम जनरल टर्म के फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए किसी भी एक्सपेंशन के अंदर कि आपको कोफिशिएंट निकालना है, जैसे कि आप एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज नंबर 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखें और क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन 1 में कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। दूसरे में कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a5 b7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सेकंड करा रहा हूं, पहला सिंपल ही है। तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा। आपको एक एक्सपेंशन दे दी a माइनस 2b की होल पावर कितनी भाई 12, a5 b रेज टू की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि कभी भी आपको कोई भी टर्म निकालनी हो या किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकालना हो तो आप कौन सा फार्मूला लगाते हैं जनरल टर्म का। तो हमने इसमें जनरल टर्म का फार्मूला लगाया ए आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, बताओ भाई एन का काम कौन कर रहा है 12, बी का -2b का हो या 2b का हो, अगर आप माइनस यहाँ ले रहे हो तो b का काम कर रहा है 2b और a का काम कौन कर रहा है a ही कर रहा है। आपने फॉर्मूला लगा दिया -1 की पावर r 12 सी आर a की पावर 12 माइनस r 2b की पावर r, यही बैठेगा।
हाँ जी यही बैठेगा। किसका कोफिशिएंट निकालना है हमें? A5 B7। आप बताओ आर की ऐसी क्या वैल्यू आप पुट करेंगे कि वो 12 में से माइनस होने पर 5 दे दे? 7। और आर को 7 रखते ही क्या बी पे भी 7 आ रहा है ऑटोमेटिकली? इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम आर को 7 पुट कर देंगे इसमें, तो डायरेक्ट आपको जिस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए वो मिल जाएगी। तो आपने अपनी तरफ से लिखा इसमें पुट आर इज इक्वल टू 7। बोलो भाई 7 + 1 8 तो ये हो गया, -1 की पावर 7 माइनस हो गया, ये आपके पास आ गया 12C7, ये आ गया A⁻² की पावर 12 - 7 यानी कि 5, और 2B की पावर कितना हो गया भाई? 7। कोई परेशानी? 12C7 को एक्सपेंड करके बताना क्या बैठेगा? 792। 792 तो इससे आ गया, A की पावर हो गया 5, हाँ जी 2 की पावर 7 कितना? 128 इंटू B की पावर 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई 101376 A5 और B7। तो उसने आपसे कहा था कि कोफिशिएंट चाहिए A5 B7 का, तो आपको आंसर मिल गया माइनस के 101376, क्योंकि उसका कोफिशिएंट चाहिए था तो A5 B7 नहीं लिखेंगे साथ में। ठीक है भाई, A5 B7 को साथ में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट चाहिए था हमें। आपके पास कोफिशिएंट आ गया A5 B7 का। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम कैटेगरी का है, कर सकते हैं आराम से। सुनिए आगे दे। तो ये बात हुई जनरल टर्म की हमारे पास कि जनरल टर्म का फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है कब? जब हमें कोई टर्म निकालनी हो या किसी भी टर्म का क्या निकालना हो? कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर यदि आप देखें 3, 4, 5, 6 सब इसी पे बेस्ड हैं। थर्ड फोर्थ में कह रहा है जनरल टर्म निकालनी है, तो आंसर आर की टर्म्स में ही छोड़ेंगे, आर की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है फोर्थ टर्म निकालनी है, तो आर को क्या रखेंगे जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाकर? 3 पुट करेंगे। छठे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द 13 टर्म, क्या रखोगे आर को? 12। ये क्लियर हो गया पॉइंट। अगली हेडिंग डालिए इसके बाद मिडिल टर्म। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मिडिल टर्म। सुन लो भाई मिडिल टर्म क्या होती है। मिडिल टर्म डिपेंड करती है इस बात पर कि जो इंडेक्स नंबर हमारा है वो कैसा है। तो हमने केस फर्स्ट लिया जब हमने A+B⁴ n, तो हमारे पास एक्सपेंशन ली मैंने, और उसमें लिया केस फर्स्ट, n को मान लिया कि n हमारे पास एक इवन नंबर है, इंडेक्स जो है यहाँ पर वो कैसा है? इवन है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें? n+1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? अच्छा अगर n इवन है तो n+1 ऑड होगा। जैसे कि सपोज करिए, 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिए, किसी भी एक्सपेंशन में मान लीजिए आपके पास एक एक्सपेंशन लिखी है 2 + x² 6 लिखा है, तो इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स आएंगी? 7 टर्म आएंगी। मिडिल टर्म कितनी बैठेंगी? सिर्फ एक। आमतौर पे बच्चे क्या याद रखते हैं, इवन है तो 2 होंगी। अरे भाई इवन तो इंडेक्स है, नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड है ना, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो इसका मतलब इसके अंदर मिडिल टर्म सिर्फ एक होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी।
तो वो मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है, किस नंबर की टर्म मिडिल टर्म होगी, उसका फॉर्मूला नोट कर लें आप अपने पास। मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है यहाँ पर n/2 प्लस 1/8 टर्म। ठीक है जी, n इवन था क्योंकि, इसलिए फॉर्मूला n/2 प्लस 1 वाला लग गया इसमें। आप देखो अभी अभी जो आपने इंडेक्स पढ़ा था उसमें इंडेक्स 6 था और आपने देखा था चौथी टर्म मिडिल टर्म थी। अगर मैं यहाँ n को 6 रख देता हूँ तो 6/2 कितना, 3, 3 प्लस 1 कितना, 4, यानी कि 4 टर्म मिडिल टर्म होगी। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। दूसरा केस, ये तो था पहला केस। अब आई बात केस सेकंड। केस सेकंड क्या बता रहा है हमें कि भाई n हमारा ऑड है। अच्छा, अगर n ऑड है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n+1 वो कैसी होंगी भाई, इवन। इवन का मतलब या तो 4 टर्म आएंगी या 6 टर्म होंगी या 8 टर्म होंगी या 10 टर्म होंगी। ऐसे केस में 2 मिडिल टर्म बैठती हैं। कितनी मिडिल टर्म बैठती हैं, तो वो मिडिल टर्म कौन कौन सी होंगी नोट कर लें। एक तो आएगी आपके पास n+1/2 टर्म, और दूसरी आएगी n+1/2 प्लस 1/8 टर्म। ये 2 मिडिल टर्म होंगी उस केस में जब हमारे पास n ऑड होगा तब। क्या मतलब, जैसे सपोज करिए कि आपके पास किसी भी एक्सपेंशन के अंदर इंडेक्स नंबर मान लो 5 आ गया। 5 आ गया तो कितनी टर्म होंगी, 6 होंगी। 2 मिडिल टर्म बैठेंगी, कौन कौन सी, तीसरी और चौथी। जरा n को 5 उठा के इसमें रख के देख लो। 5 6/2 यहाँ रख के देख लो। 5 + 1 फॉर्मूला है मिडिल टर्म का। ये आपको मिडिल टर्म नहीं बताएगा कि ये मिडिल टर्म है, ये आपको सिर्फ मिडिल टर्म का नंबर बताएगा कि इस नंबर की टर्म मिडिल टर्म है। और टर्म निकलेगी किस फार्मूले से, जनरल टर्म के फॉर्मूले से। टर्म हमेशा जनरल टर्म के फॉर्मूले से ही निकलेगी। मिडिल टर्म का फॉर्मूला सिर्फ आपको ये बताएगा कि कौन से नंबर की टर्म मिडिल टर्म है हमारे पास। जैसे कि आप एक्सरसाइज नंबर 8.2 देखें जरा। एक्सरसाइज नंबर 8.2 देखें, उसका 7वां और 8वां क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में इंडेक्स क्या है, 7। टर्म कितनी होंगी, 8 होंगी। बिल्कुल ठीक बात। अगर 8 टर्म होंगी इसके अंदर तो कितने मिडिल टर्म होंगी, 2। कौन कौन सी, n7 है तो ऑड वाले में ये वाले 2 टर्म होंगे। 7 + 1 4 टर्म। अगले वाले में इंडेक्स है 8 क्वेश्चन, उसमें इंडेक्स है। तो इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास टोटल ऑड टर्म्स आएंगी और एक मिडिल टर्म होगी। तो वो मिडिल टर्म निकालने के लिए आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ भाई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। इनको 10 रख दिया यहाँ पे आपने, तो 10 + 10/2 5, 5 + 1, इसका मतलब छठी टर्म मिडिल टर्म होगी। अब वो छठी टर्म निकालने के लिए, 6 टर्म निकालने के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे TR+1 और R को क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, तो आपको जनरल टर्म मिल जाएगी। ये हमारे पास 1 से 8 तक के क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 1 मिनट के लिए नजर डालें। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। 9th में कह रहा है इस एक्सपेंशन के अंदर पावर n का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होगा। आप बताओ भाई, कोफिशिएंट निकालना सिखाया था कौन से फार्मूले से, जनरल टर्म के फॉर्मूले से। तो वही आप जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाकर एक बार a की पावर m का कोफिशिएंट निकाल लेंगे, r को पुट करके जो भी बैठेगा। ऐसे ही एक बार r को n पुट करके a की पावर n का कोफिशिएंट निकाल लेंगे।
फिर आप चेक करेंगे दोनों कोफिशिएंट को एक्सपेंड करके। आप ये कि जो a की पावर m का कोफिशिएंट ही a की पावर n, तो मैं कराऊंगा कल को। लास्ट क्वेश्चन देखिए 12, 10, 11 दोनों में कराऊंगा आपको कैसे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 12 कह रहा है फ्रॉम ए पॉजिटिव वैल्यू of m, sorry, find a positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion this is 6। आपको मेरे बच्चे कोफिशिएंट निकालना सिखाया था। हाँ भाई, कोफिशिएंट निकालना सिखाया था। किस हेल्प से? लगा के x का कोफिशिएंट निकाल लेंगे और उस x स्क्वायर के कोफिशिएंट की क्या वैल्यू दे रहे। हाँ जी, क्या वैल्यू दे रखी है? आप कोफिशिएंट कैलकुलेट कर ले, हो जाएगा आराम से। मिसलेनियस एक्सरसाइज खोलिए 1 मिनट, उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पॉइंट में किया था 5, आपने अभी के जैसे मिलता जुलता सवाल है। और 7th में आपको इसे एक्सपेंड करके सिर्फ 3 टर्म को एक्सपेंड करना है और इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है बस। ठीक है जी, यहाँ तक कंप्लीट